उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर गंगा के तेज बहाव में एक यात्री बह गया है। गंगोत्री धाम में नहाते वक्त ये हादसा हुआ है। एसडीआरएफ यात्री की तलाश कर रही है। यात्री शंकर मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से मिल रही है, जहां पर गंगा के तेज बहाव में एक यात्री बह गया है। बताया जा रहा है कि गंगोत्री धाम में नहाते वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम यात्री को तलाश कर रही है, जिससे कि उसे बचाया जा सके। यात्री शंकर मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जो यात्री शंकर है बताया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर हैं, जहां आज उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो होने जा रहा है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक कार्यक्रम लंदन में शाम 5:30 बजे होटल सेंट जेम्स कोर्ट में आयोजित किया जाएगा। और रोड शो से पहले होने वाले इस कार्यक्रम में लंदन में भारत के राजदूत का भाषण भी होगा और उनका स्वागत भी होगा। और इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी निवेशकों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड राज्य फिल्म की स्क्रीनिंग के अलावा निवेशकों को उत्तराखंड की नीति और परियोजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। तो आपको बताते चलें, सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर हैं और आज रोड शो होने वाला है। साथ ही साथ आज निवेशकों को संबोधित भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बताया जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान निवेशकों से बातचीत भी होगी, निवेशकों के साथ बैठक होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो उत्तराखंड में हो सके। उत्तराखंड के विकास के लिए हर एक कदम उठाए जा रहे हैं और इस दौरे से देखा जाएगा कि दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितना निवेश आता है, क्योंकि रोजगार को भी आगे बढ़ाना है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है ताकि रोजगार की समस्या ना हो। रोजगार को लेकर कई सवाल होते हैं, पलायन को लेकर कई सवाल होते हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए कहा जा रहा है कि लंदन का ये दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का बेहद ही अहम है। इसके साथ ही आज रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ बैठक होगी। पोमा ग्रुप के साथ प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा करेगी। इसके साथ ही लंदन में दूसरे उद्योग घरानों के साथ भी बैठक होगी। लंदन दौरे पर सीएम के साथ एक डेलीगेशन भी गया हुआ है। तो दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। लंदन में पहला इंटरनेशनल रोड शो होने जा रहा है। लंदन में रोड शो के दौरान सीएम धामी मौजूद रहेंगे। बताया यह जा रहा है कि दिसंबर में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। प्रदेश में निवेश के लिए 28 सितंबर तक ये रोड शो होगा। अक्टूबर में सिंगापुर और ताइवान में भी रोड शो किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 16 से 20 अक्टूबर को दुबई, आबू धाबी में भी रोड शो का आयोजन है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर रहेंगे। देश के 6 बड़े शहरों में भी रोड शो जो है वो आयोजित होंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि बेहद ही खास है और इसी को देखते हुए 6 बड़े देश में रोड शो का आयोजन होगा और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी निवेशकों से बातचीत करेंगे, उद्योगपतियों से मिलेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से ज्यादा निवेश लाया जा सकता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, इसको लेकर चर्चा भी होगी। वहीं सोमवार को ब्रिटेन के 4 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी लंदन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी पहुंचे और यहां उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। लंदन पहुंचने पर भारतीय समुदाय और उत्तराखंड मूल के लोगों के द्वारा उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिसमें महिलाओं ने पहाड़ी गानों पर शानदार प्रस्तुति भी दी। सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का डेलीगेशन ब्रिटेन दौरे पर है। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो है कि जब लंदन पहुंचे उस दौरान किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से पहाड़ी गानों पर थिरकते हुए जो वहां के निवासी हैं वो नजर आए और लंदन के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये 2 तस्वीरें लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भव्य तरीके से स्वागत किया गया और पहाड़ी गानों पर प्रस्तुति भी दी गई।
दो तस्वीरें लगातार आप देख रही हैं और जब सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया था उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रही हैं और दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जैसे कि पहाड़ी गानों पर जो महिलाएं हैं वो थिरकती हुई नजर आ रही हैं, शानदार प्रस्तुति भी दी हैं और सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का जो डेलीगेशन है वो ब्रिटेन के दौरे पर है। सीएम धामी ने लंदन एयरपोर्ट पर हुए भव्य स्वागत के लिए आभार जताया है। सीएम धामी ने ट्वीट भी किया है। लंदन एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों और विशेष रूप से उत्तराखंड मूल के लोगों ने देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। आप सभी का हृदय से आभार। बद्रीनाथ धाम में विस्थापन नीति के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। करीब 75 दिन से तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत विस्थापन नीति को स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं और कई बार शासन प्रशासन से बात करके भी तीर्थ पुरोहितों और इसके साथ ही प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पाई है। वहीं प्रशासन अब तीर्थ पुरोहितों का धरना चुनौती बना हुआ है प्रशासन के लिए। उत्तरकाशी में तिलोथ मोटर पुल पर गाड़ियों और लोगों की पैदल आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। अगले 15 दिन तक पुल से आवाजाही बंद है। पुल पर काम होने की वजह से पुल को बंद रखा गया है। पुल बंद होने से लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं और लोगों को 5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं कुछ लोग तिलोथ पुल से ही खतरों भरी आवाजाही कर रहे हैं जो कि किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकती है। लोकल जनता को देखो, जो बच्चा यहाँ अल्पाइन स्कूल में पढ़ रहा है और वो तिलोथ से आएगा तो उसको कितना घूम के आना पड़ेगा। कम से कम जो है जो यहाँ के जो ठेकेदार है अगर उनको जो ऐसा ही काम करना था तो एक महीने पहले कर लेते। पुल का काम अब चल रहा है जो कि बाद में चलना चाहिए था दिसंबर तक, जब तक छुट्टी मिल जाती थी बच्चों को, और फिर आजकल दिक्कत हो रही है, वैसे ही एग्जाम चल रहे हैं। जोशीमठ भूधसाव पर महीनों बाद 8 वैज्ञानिकों संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर राज्य सरकार ने 139 पेज का एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके आधार पर जोशीमठ से पुनर्निर्माण से लेकर विस्थापन का काम होगा। जोशीमठ आपदा के बाद वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा की भूधसाव के कारणों की जांच रिपोर्ट आखिरकार सार्वजनिक कर दी गई। लगभग सभी रिपोर्ट से यही निष्कर्ष निकला है कि मोरेन पर बसे जोशीमठ शहर में अनियंत्रित निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम की अनदेखी इस ऐतिहासिक शहर को ले डूबी। वैज्ञानिक रिपोर्ट ने कई बातों पर अपना ध्यान खींचा है। जोशीमठ की रिपोर्ट में क्या क्या है हम आपको बताते हैं। पिछले 4 दशक से जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। जनवरी 2022 को भी एक अंतरिम रिपोर्ट दी गई थी जिसमें एनडीएमए और सीबीआरआई ने खतरे से आगाह किया था। मोरेन के मलबे पर बसे शहर में हुआ अंधाधुंध निर्माण, छोटी बस्तियों वाले क्षेत्रों में नहीं पड़ी दरारें, जमीन से 18 से 48 मीटर अंदर तैयार हुई वाटर बॉडी। इस रिसाव के चलते ही कई क्षेत्रों में धंसाव हुआ। मारवाड़ी, सिंगधार, सुनील गांव चपेट में आए थे। नरसिंह मंदिर क्षेत्र को रिपोर्ट में बताया सुरक्षित। अगर हम देखें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, तो उनका कहना है कि जो धाराएं बह रही थी नीचे से, वो धाराओं को रोक दिया गया है। कहीं रुक गई है, वो ठीक से वो बह नहीं रही है, और प्लस पानी सीप कर रही है अंदर, उससे कारण अंदर से जो धारा बह रही है वो पूरी मिट्टी ले जा रही है साथ में। जो हमने देखा अभी जेपी कॉलोनी में जो पानी निकल रहा था उसमें बहुत सारी घुली हुई मिट्टी भी थी। 8 वैज्ञानिक संस्थाओं से मिली रिपोर्ट का फाइनल ड्राफ्ट बनाकर केंद्र को भेज दिया गया है। इसमें पूरे जोशीमठ को हाई रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन की कैटेगरी में बांटा गया है। इसी आधार पर घरों को भी डिवाइड किया गया है। भारत सरकार ने हाई रिस्क जोन एरिया को पूरी तरह से खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं। इन रिपोर्ट्स के आधार पे जो मेन रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो पूरे जोशीमठ को 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। हाई रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन। जो अभी भारत सरकार पे तय हुआ है कि हाई रिस्क जोन को पूरा ही यहां से हटाना पड़ेगा।
जोशीमठ में पूरी तरह से ध्वस्त हुए 445 घरों को रेड और 27 घरों को ब्लैक श्रेणी में रखा गया है। 931 घरों को येलो कैटेगरी में रखा गया है। जोशीमठ का पुनर्निर्माण अभिनी वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर होगा। इसके लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट को मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। चमोली के पगलो गांव के कई मकानों में दरारें आने के बाद परिवार पलायन कर रहा है। अपने आशियाने को छोड़कर लोग जाने को मजबूर है और वहीं कई परिवार आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों पर दोहरी आफत दिखाई दे रही है। एक ओर जहां भूस्खलन से गांव प्रभावित हो रहा है, जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं उनके पास किराए पर रहने के लिए पैसे तक नहीं है। लोग अपने सामान को उठाकर सड़क पर रखने को मजबूर हो गए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ 3 बच्चे हैं, ना घर रहा ना बाहर रहा। मैं सामान लेके कहाँ जाऊँ, ना मेरे पास पैसे हैं ना कुछ है। मैं बीच रोड पे आ गई हूँ। अब आप लोग सोचो कि मैं करूँ पर करूँ क्या? इस बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ ले रखा अभी आपने कमरा? मैंने डाडो में ऊपर रविग्राम में कमरा ले रखा है। अभी मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैं आर्थिक सहायता गाँव वालों से किसी से हेल्प लेके मांग रही हूँ। अभी नैनीताल में मकान गिरने के बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है। पूरी पहाड़ी में 150 मकान ऐसे हैं जो कि अवैध रूप से बनाए गए हैं, जिनको प्राधिकरण ने नोटिस दिया था। संवेदनशील पहाड़ी पर बने इस मकानों पर तत्काल सुनवाई होगी और मामले का निपटारा होगा। वहीं सुरक्षा के लिए फिलहाल प्रशासन ने जियो बैग के जरिए काम शुरू किए हैं। वो वैज्ञानिकों ने पूरे इलाके का सर्वे किया है। डीएम नैनीताल ने बताया कि कई साल पहले इस पहाड़ी को असुरक्षित जोन में रखा गया था, बावजूद इसके निर्माण होता रहा है। तात्कालिक रूप से खतरे की जद में हैं लोग, उनको विस्थापित होने के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत हमने बताया है। कुछ लोग वहां से अपने परिवार रिश्तेदारों के यहाँ भी शिफ्ट हो गए हैं। वर्तमान में वहां तात्कालिक सेफ्टी मेजर्स पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस से जुड़ी खबर मिल रही है। खराब मौसम के चलते टिकट कैंसिल हो रही हैं, जिससे कि यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले टिकट कैंसिल नहीं होते थे, वहीं ऑफलाइन बुकिंग काउंटर में भी मारामारी है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है केदारनाथ से, जहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। खराब मौसम के चलते टिकट कैंसिल हो रही हैं, जिससे कि जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। और पहले बताया जाता था टिकट कैंसिल नहीं होते थे, वहीं ऑफलाइन बुकिंग काउंटर में भी मारामारी देखने को मिल रही है। रेरा एक्ट पर सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर हल्द्वानी में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। आखिर क्या है ये बड़ा फैसला जिससे विरोधी भी सीएम के कायल हो गए हैं? ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी के इन किसानों और प्रॉपर्टी कारोबारियों की बगावती तेवर सीएम धामी के एक मास्टर स्ट्रोक से नर्म पड़ गए हैं। हल्द्वानी और रामनगर में रेरा एक्ट लागू होने से ये लोग नाराज थे, लेकिन सीएम ने इन्हें बुलाकर सब कुछ ठीक करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद 40 दिनों से जारी ये आंदोलन अब खत्म हो गया है। हमारी किसान युवा संघर्ष समिति भी थी, उसमें हमको 4 चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे करके बोला है कि 6 माह के भीतर जो है ये जो 5300 स्क्वायर फीट वाली जो ये बाध्यता थी किसानों के ऊपर से खत्म हो जाएगी। इसके लिए एक 6 महीने के लिए कमेटी गठित करी, जिसमें चेक एंड बैलेंस के लिए हम यानी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ साथ हम लोगों को भी रखा गया है। सीएम धामी ने रेरा एक्ट में तब्दीली के साथ ही किसान और प्रॉपर्टी कारोबारियों की 4 मांगों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिससे आंदोलनकारी किसान खुश हैं। जो रेरा के नियम थे वो धरातल पे उतरने के लायक थे ही नहीं। जिस तरह से रेरा के नियम उठा के अधिकारियों ने लागू कर दिए, वो नियमों में बहुत ज्यादा विसंगतियां थी। हम लोगों का डेलीगेशन युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से हम लोगों ने पिछले 40 दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। दरअसल किसान और प्रॉपर्टी कारोबारियों की दलीली थी कि रेरा एक्ट लागू होने से जरूरतमंद लोग ना तो जमीन बेच पाएंगे और ना ही खरीद पाएंगे, क्योंकि एक्ट के तहत कॉलोनी काटने या जमीन बेचने के लिए जितनी चौड़ी रोड की आवश्यकता है, वैसी जमीन हल्द्वानी और रामनगर के इलाके में नहीं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून से खबर आ रही है, जहां राजधानी में डेंगू मरीजों का जो आंकड़ा है 900 के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा रायपुर में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और अब तक 807 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 47 मरीजों का
अस्पताल में इलाज चल रहा है। बात करेंगे उत्तराखंड में मौसम के मिजाज की, तो मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कुमाऊं रीजन में बारिश का पूर्व अनुमान जताया और नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही देहरादून में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं गढ़वाल के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहेगा। किसान आंदोलन के बाद तराई के किसानों और सिखों को बीजेपी किसी भी सूरत में साधना चाहती है। वहीं सिखों को अहम फैक्टर मानकर तराई से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी नेता राजेश शुक्ला भी ताल ठोकने के मूड में है। 80 के दशक में जब दंगे हुए तो उधम सिंह नगर में कई सिख परिवारों को शरण देने का काम बीजेपी नेता राजेश शुक्ला के परिवार ने किया। अब उन्हीं सिखों को साध कर, समझ कर और साथ लेकर राजेश शुक्ला 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट चाहते हैं। उधम सिंह नगर वही जिला है जहां का सिख समुदाय किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर शामिल हुआ, लेकिन 2017 में पूर्व सीएम हरीश रावत को किच्छा से चुनाव हारने वाले राजेश शुक्ला को यकीन है कि इस बार फिर फिजा बीजेपी के पक्ष में है और इसी प्लान के साथ वो टिकट का दावा कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी लगातार 4-5 चुनाव लड़ चुका, विधानसभा के, एक लोकसभा भी लड़ा हूँ, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ। मेरे हाथ से तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की भी हार हुई थी। तो इस नाते थोड़ा लोग मुझे महसूस करते हैं कि नहीं भी जाना चाहिए पार्लियामेंट में, और राजनीति में महत्वाकांक्षाएं तो होती ही हैं। बट हमारी पार्टी के संस्कार हैं कि हम लोग दावा करते हैं और पार्टी जो निर्णय देती है उस निर्णय के साथ दृढ़ता से खड़े होते हैं। नैनीताल लोकसभा सीट में पहाड़ और तराई का कॉम्बिनेशन है और इसी को देखते हुए पार्टियां यहां उम्मीदवार उतारती रही हैं। पर बदलती डेमोग्राफी में अब नए दावेदार को चांस की उम्मीद लगी है। लेकिन नैनीताल सीट से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हरीश रावत को इन दावों में कोई दम नहीं दिखता। हरीश रावत के मुताबिक धर्म, जाति, क्षेत्र और सियासत काम नहीं आने वाली और राजेश शुक्ला और बीजेपी का कोई दाव काम नहीं आने वाला। स्वरूप सब जगह का बदल रहा है। यदि उसमें हम क्षेत्रता, जातीयता, भाषा, धर्म लेकर के आएंगे तो ये छोटे राज्य का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये राजेश शुक्ला जैसे जो व्यक्ति हैं, ये पहले तो भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वही सत्यानाशी है, और राजेश शुक्ला जैसे लोग जो है उस आइडियोलॉजी को और ज्यादा विभत्स बनाते हैं। साफे तराई के किसान और खासतौर पर सिख सियासत के केंद्र में है और बीजेपी नैनीताल सीट पर इसी फैक्टर को देख रही है। ऐसे में देखना होगा कि समीकरणों पर नेताओं की दावेदारी को पार्टी कितना गंभीरता से लेती है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चमोली में सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और 11 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब में हर दिन 400 से 500 यात्री पहुंच रहे हैं। इस यात्रा काल में हेमकुंड में 1,57,775 यात्री मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंचे। वहीं हेमकुंड में अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं लोकपाल श्री हेमकुंड। बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति मेले की तैयारी पूरी हो गई है। भगवान बद्रीनाथ को माता मूर्ति मेले के लिए आमंत्रण किया गया है। मां क्षेत्रपाल घनियाल देवता ने भगवान बद्री विशाल को न्योता दिया है। भगवान बद्री विशाल अपनी माता मूर्ति को मिलने माणा जाएंगे। वहीं सोमवार को बद्रीनाथ धाम में बड़े ही उल्लास के साथ नारद उत्सव मनाया गया। पहले भगवान नारद की विशेष पूजा अर्चना की गई और धाम के पास देव ऋषि नारद शिला में मुख्य पुजारी रावल ने पूजा अर्चना की थी। इस दौरान आर्मी के मधुर बैंड की धुन भी बद्रीनाथ धाम में बजाई गई। नारद उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान नारायण के दर्शनों के बाद नारद जी के भी दर्शन किए।
और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको दिखाते हैं पहाड़ से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। पगरो गांव के ग्रामीणों ने जोशीमठ मुख्य बाजार में जुलूस निकाला है। गांव के लोगों का कहना है कि 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा प्रभावित परिवारों को राहत नहीं मिली है। नैनीताल की बीड़ी पांडे जिला अस्पताल में अतिक्रमण पर हुई है कार्रवाई पर सरकार ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। हाईकोर्ट ने जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा को नोटिस जारी किया था, और जिस पर मोहन सिंह ने कहा है कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन निर्माण काम में गड़बड़ी करने वालों की जांच जरूर कराऊंगा। हरिद्वार में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार उनकी विकास प्राधिकरण में हंगामा किया है। प्राधिकरण के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। ऋषिकेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पंडित दीनदयाल के योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि। पौड़ी की डीएम आशीष चौहान ने श्रीनगर ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया है और लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। देहरादून में शराब कारोबारी ने एक होलोग्राम काटकर 2 शराब की बोतलों में लगाया था, जिस पर आबकारी अधिकारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर अब शराब का सेवन करना महंगा पड़ सकता है। पुलिस सड़क किनारे शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। रुद्रप्रयाग में घोड़े खच्चर डंडी कड़ी संचालकों ने बैठक की है। सभी ने बिना लाइसेंस के घोड़ा खच्चरों के संचालन पर कड़ी आपत्ति जताई। रुद्रप्रयाग में पुलिस अधिकारियों ने ग्राम प्रहारियों और गांव के लोगों के साथ संवाद किया है। गांव में आने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की बात कही गई है।